नमस्कार मित्रों, अभिवादन आप सभी का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमित पीर भाई हमेशा की तरह से, और साथ में उनके गुणवंत पाटिल जी हैं। गुणवंत पाटिल जी का परिचय मैं क्या बताऊं। अब आप एमएसपी कमेटी में हैं, हमारे देश की हाई लेवल कमेटी जो बनी हुई है सरकार की, और उसके अलावा भी बहुत सारा काम अलग से वो कर रहे हैं, जिसके बारे में वो खुद भी आपको बताएंगे। उसके अलावा बहुत दिनों तक उन्होंने लीड किया है सरकारी कमेटी को भी, जो सरकारी संगठन महाराष्ट्र का, उसको उन्होंने चलाया है। तो स्वागत है आपका सुमित भाई और गुणवंत भाई। गुणवंत भाई जी। और हम बात अपनी शुरू करेंगे गुणवंत भाई आपसे, इस ये बात पूछकर कि सबसे पहले हमको बताएं, ये सरकारी संगठन है क्या? हाँ, शेतकरी संघटन मतलब शेतकरी संघटना जिसे मराठी में बोलते हैं, किसानों का संगठन है ये। और शरद जोशी नाम के हमारे जो मेंटर है या नेता है, उनके नेतृत्व में ये संगठन बना है। एक जमाने में वो आईएएस होके आईपीएस मतलब इंडियन पोस्टल सर्विसेज उन्होंने ज्वाइन किया था। उसके मार्फत वो यूनाइटेड नेशन में गए थे। वहाँ इंफॉर्मेटिक्स में भी उन्होंने बहुत काम किया था जब कंप्यूटर्स का नया नया ये चल रहा था। लेकिन यूनाइटेड नेशन में, संयुक्त राष्ट्र में वो सेक्रेटरी के लेवल पे काम करते थे। और उनको ऐसा लगा कि मैं सेक्रेटरी लेवल पे हूँ, इतना बड़ा भारत है, और भारत का पंत प्रधान हमारे सामने आके कोई कटोरा लेके आता है, तो ये अच्छा नहीं दिखता है। तो ये कुछ तो गड़बड़ है। और खेती कैसे, क्या इतनी बड़ी इसे कृषि राष्ट्र कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, और ऐसे कैसे होता है। उन्होंने स्टडी करने के लिए हिंदुस्तान आए, और हिंदुस्तान में आने के बाद वो हिंदुस्तानी ही रह गए, वापस नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं यही देखता हूँ। और उनके अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया। जब इन्होंने इधर एजिटेशन, संगठन कौशल शुरू हो गया, 1980s की बात है। और पहला आंदोलन उन्होंने प्याज का चाकन नाम के गांव पे, जब पूना में, तो उन्होंने शुरू किया। और उससे ये संगठन बना, किसानों का मतलब किसानों का संगठन बना। और एक एक नारा उन्होंने कहना शुरू किया। और सुनते ही हमारे जैसे लोग, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हूँ, मैं बड़े किसान का बेटा था, मेरे पिताजी के पास बहुत सारी जमीन थी, और सीलिंग एक्ट से वगैरह हम लोग परेशानी थे। तो उस टाइम शरद जोशी को हमने सुना और संगठन ज्वाइन किया। और शेतकरी संगठन के एक एक डायलॉग सुन के हम परेशान होते थे। जैसे खेती घाटे का सौदा है, व्यवसाय है। ये घाटे का व्यवसाय इसलिए है कि सरकार उसको घाटे में रहना देना चाहती है, हाँ। जानबूझकर इसको घाटे में रखा है। मतलब उत्पादक और ग्राहक, उसमें उत्पादक को दबाया जा रहा है और ग्राहक के नाम पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। इस टाइप का उनका ये था। दूसरा नारा ये था, भीख नहीं चाहिए, हमें चाहिए पसीने का दाम। तीसरा नारा ये था कि सरकार क्या समस्या सुलझाए, कि सरकार एक खुद समस्या है। ऐसे ऐसे डायलॉग आ रहे थे कि सूट सब्सिडी का नहीं काम, हमें चाहिए पसीने का दाम। तो हम चाहते थे कि सूट सब्सिडी से हमारा भला होगा। माँ बाप को माँ बाप नहीं कहते हुए सरकार को माँ बाप कहो। माई बाप सरकार की एक संकल्पना कांग्रेस के जमाने में चल रही थी। तो हमको लगा कि ये सही है और ये लाइन से जाना चाहिए। ऐसे मेंटर को देके शरद जोशी को हमने, फिर हमारा बड़ा संगठन बना। शॉर्ट में उस संगठन का, मैं शरद जोशी जब तक थे तब तक मैं अध्यक्ष था, लास्ट अध्यक्ष मैं ही था। वो जाने के बाद भी 1.5 साल मैं ही था। उसके बाद हर 3 साल को हमारा अध्यक्ष बदलता है। मेरा टर्म 4.5 साल चला, क्योंकि बहुत जिम्मेदारी थी। और शरद जोशी ने एक बड़ा संगठन भी बनाया, जो शेतकरी संगठन महाराष्ट्र के पुरते नहीं है, ऑल इंडिया के लेवल पर, लेकिन मराठी में है। इसलिए हर राज्य में एक एक संगठन उन्होंने बनाया, जो अपने विचार के, शरद जोशी के विचार पे चलेगी। जैसे गुजरात में खेडूत समाज, आंध्र और कर्नाटक में रहित संघ, नीचे तमिलनाडु में व्यवसायिक संगम, ऐसे अलग। ऊपर ऊपर बीकेयू मान साहब जो है, उनके मतलब भारतीय किसान यूनियन, वहां तो इतने सारे भारतीय किसान यूनियन आज के डेट में है कि कंफ्यूजन होता है। लेकिन मान साहब के नेतृत्व में उन्होंने एक संगठन बनाया और सबका एक अम्ब्रेला बना के ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। वो कमेटी का मैं जनरल सेक्रेटरी। ओके। और तो अब ये तो हुआ सरकारी संगठन की बात। कुछ परिचय दीजिए आप शरद जोशी जी का भी, कि उनका और जो काम रहा कैसा रहा, वो कहाँ कहाँ रहे, और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं इस वक्त।
हाँ, तो शरद जोशी का काम बहुत शुरू से यूनाइटेड नेशन से यहाँ आए चाकन में, उन्होंने ड्राई लैंड ली, मतलब बगैर पानी वाली जमीन बोलते हैं, अच्छा। कोरडवाहू जमीन बोलते हैं मराठी में, हुँ, तो हुँ, जिसको हुँ, इरिगेशन नहीं है, ऐसी लैंड 23 एकर्स उन्होंने लेके एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने उसके ऊपर की, मतलब खुद किसान होके करने की कोशिश की और खुद के हुँ, अनुभव से बोले। अपना गुरु कौन? तो गुरु कोई बाहर से नहीं है, तो अपना अनुभव अपना गुरु ऐसा मानकर बिल्कुल। उन्होंने अपना अनुभव लिया और वो हुँ, खेती से आंदोलन, पहला प्याज वाला आंदोलन उनका शुरू हुआ। हुँ, हुँ, जो शरद जोशी एक आईएएस आईपीएस थे, उसके कारण उनका स्टडी करने का तरीका भी उस टाइप का था और यूनाइटेड नेशन में काम करने से एक वर्ल्ड विजन उनको था। तो ज़ाहिर उन्होंने है। कहा कि किसान जो है मेहनत करता है, लेकिन एक दाने का 100 दाने करने वाला किसान घाटे में कैसा जाता है। हुँ, जहाँ पे उत्पादकता जिसे कहते हैं यहाँ होती है, बाकी इंडस्ट्री में तो प्रोसेसिंग होती है। तो एकदम मार्क्स से उल्टा इन्होंने माना। मार्क्स कहता था कि जो भी शोषण होता है, लेबर के शोषण के ऊपर उन्होंने अपनी लड़ाई खड़ी की थी। हुँ, उत्पादक का हुँ, वहां पे कोई सवाल ही नहीं था। लेबर के हुँ, शोषण से ही लोग श्रीमंत बनते हैं, ऐसा मार्क्स की थ्योरी को उन्होंने एकदम अलग तरीके से, एकदम उल्टा इन्होंने रखा। शरद जोशी ने कहा कि एक दाने का 100 दाने करने वाला मालिक गरीब क्यों होता है? जो उत्पादक है वही गरीब बड़ी होता बात है। है। बाकी शोषण की बिल्कुल। तो बात अलग ही बात है। तो एक दाने हुँ, का 100 दाने करने वाला उसका जो शोषण होता है, ये हुँ, थ्योरी पे उन्होंने लड़ाई खड़ी की। उन्होंने किसानों की लड़ाई की, खड़ी की, महिलाओं की लड़ाई खड़ी की। चांदवड़ नाम का एक गाँव है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में एक तालुका है। वहाँ पे चांदवड़ की सिदोरी नाम का उन्होंने एक बड़ा महिला किसानों का, असंगठित महिला किसान, महिला जो थी, उनका एक बहुत बड़ा मेला लिया। 4.5 लाख महिला इकट्ठा हुए। उस ओह! दिन उन्होंने महिलाओं के ऊपर भी अलग अलग उन्होंने प्रश्न रखे। जो बेजिंग विरोधी महिला परिषद, बेजिंग में एक महिला परिषद हुई थी, उसके विरोध में मुंबई में इन्होंने बेजिंग विरोधी महिला परिषद लेके हिंदुस्तान के महिला किसानों का क्या पोजीशन है, उनकी क्या दुख है और उनको किस तरीके का स्वातंत्र चाहिए, इस तरीके के अलग अलग पहलुओं पे, किसान के पहलुओं पे, महिलाओं के पहलुओं पे, उद्योजकता के ऊपर। 50 साल जब हिंदुस्तान को पूरे हुए थे कि स्वतंत्रता के, उस टाइम उन्होंने एक किताब भी लिखी थी कि हिंदुस्तान मतलब इंडिया भारत जो कंसेप्ट उन्होंने रखा था कि शहर में जो है, जो स्वतंत्रता का फायदा हुआ वो इंडिया है और जो स्वतंत्रता का फायदा जिसको नहीं हुआ वो भारत है। हर वाह! देश में ये है, हर देश में ये कहानी है। एक न्यूयॉर्क लीजिए और न्यूयॉर्क से कोई गांव में चले जाइए तो वही है। रशिया में उसकी राजधानी से लेके अच्छी है और गांव में जाके तो वही हाल है। तो हर देश का एक अलग हाल है, हर देश में एक इंडिया भारत है, ऐसा उन्होंने करके इसके ऊपर भी उन्होंने किया। राजगोपालाचार्य का जो स्वतंत्रतावाद था उसको आगे लेने की भी उन्होंने कोशिश की। स्वतंत्रतावाद, किसान, उद्योजक और निर्माता, इसके ऊपर उनका था। मालकियत, प्रॉपर्टी राइट्स, इसके ऊपर भी उनका था कि मूल जो कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर ने लिखा था उसमें कॉपी, जिसे प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं वो था। लेकिन 1951 में 18 जून 1951 में रिफॉर्म उन्होंने घटना को, पहली घटना दुरुस्ती की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए। हुँ, उसमें हुँ। किसान विरोधी पूरे कानून डाले गए और प्रॉपर्टी राइट को खत्म किया गया। ये हाँ, प्रॉपर्टी राइट को खत्म होने के बाद नेहरू के विरोध में आप बीजेपी मतलब आज कोई पक्ष बीजेपी वो जैसे लोग हैं वगैरह बोलते हैं कि नेहरू के बारे में, लेकिन नेहरू के पुतले गिराओ यहाँ तक कि हमने आंदोलन चला है। 84 में ऐसे थे कि जो नेहरू और नेहरू के खानदान वाले गांधी बने बाद में, वो हुँ, नेहरू और गांधी के पुतले, महात्मा गांधी जी के नहीं, गांधी घराने के, तो ये पुतले गिराओ ऐसा आंदोलन चला। लेकिन हम थोड़ा कमजोर रखे, किसान के बेटे कमजोर निकले, क्योंकि हुँ, हमको स्कूल में पढ़ाया गया था नेहरू चाचा है, हमारे चाचा को हुँ, हम चाचा नहीं बोलते थे, इनको ही चाचा बोलते थे, और चाचा के हुँ, पुतले किससे गिराएंगे। अगर उस टाइम हमने 80s में हमने नेहरू के पुतले गिराए होते तो रशिया के पहले क्रांति यहाँ पे होती।
वाह! रिफॉर्म्स की, ऐसा हमको लगता है। और बहुत बड़ा मतलब हमारी शक्ति जुड़-जुड़ के पूरे किसानों को इकट्ठा करके वर्ल्ड लेवल पे मुझे लगता है किसानों का जब आज जर्मनी में जाइए या जो भी वर्ल्ड में एजिटेशन चल रहे हैं, तो उसके एकदम अलग का एजिटेशन हमारा था कि हमको खुला कीजिए और हमको कुछ नहीं चाहिए। सरकार हुँ, अगर हमको खुला कर दिए, तो हम वर्ल्ड में जाके हमारा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। हमारे वाह! पाँव में जो बेड़ियाँ बंधी हुई है, वो अगर आप खोल दो। निकाल देंगे, तो हम हुँ, पूरा ऐसा बड़ा नेता, महान नेता जहाँ स्वतंत्रता की बात, स्वाभिमान की बात, जहाँ स्वाभिमान किसान का एक स्वाभिमान है, एक उत्पादक है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो मालिक है। तो मालिकियत उसको वापस दीजिए उसकी मालिकियत, उसको तो आपने गुलाम बना के रखा है। इस तरीके का संगठन उन्होंने खड़ा किया। एक बहुत बहुत बढ़िया। बड़ा अ, रिफॉर्मर के नाम से वो इतिहास में जाना जाएगा। पाटिल भाई, इससे पहले कि हम विषय पर बढ़ जाएँ अपने, जिस पे हमें बात करनी है एमएसपी पे और जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर, आप थोड़ा-सा ये भी बता दीजिए ब्रीफली कि आप कहाँ-कहाँ जुड़े हुए हैं? हाँ, तो मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ के वापस आया था और नांदेड़ में मेरी फैमिली, मेरे पिताजी भी शेतकरी संगठन में इंजीनियरिंग थे। आपने कहाँ से की थी सर? मैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी से, बैंगलोर अच्छा, से मैं बढ़िया। इंजीनियरिंग हुँ, मैकेनिकल में किया था और हुँ, आया नया-नया इधर मैं आया और कुछ तो उद्योग शुरू करेंगे ऐसा था, इंडस्ट्री एरिया में मेरा हुँ, प्लॉट भी था। हुँ, लेकिन मेरा पूरा खानदान इसी में था, मेरे पिताजी थे, मेरे बड़े भैया थे और ये सब कर रहे थे। आप जब सब ये सुन रहा था मैं कि ये कर्जा नहीं देंगे, बिजली का बिल भी नहीं देंगे। तो मैं हुँ, बोलता था ये कर्जा कैसे नहीं देंगे आप? मतलब मैं मेरे घर के लोगों के विरोध में। तो उन्होंने कहा कि नेगेटिव सब्सिडी का कांसेप्ट मैंने जब सुना कि वर्ल्ड में हुँ, जो प्राइसेस है उससे हमको कितना कम मिलता है। जैसे कपास में मोनोपोली एक्ट था, सरकार ही खरीदी करते थे। हम बोलते थे सरकार क्यों खरीदी करते हैं? व्यापारी कहाँ गए? तो मोनोपोली एक्ट यहाँ पे बनाया गया था। हम कहते थे कि सरकार ने ओपन मार्केट को उसको खुला कर दीजिए, ओपन देखिए और हुँ, अगर खुला करेंगे तो वर्ल्ड में 4,500 रुपए क्विंटल चल रहा था और हुँ, यहाँ पे जो फेडरेशन कॉटन फेडरेशन था वो 1,500 रुपए में खरीदता था। तो हम हुँ, बोलते थे कि 1 कुंटल के पीछे 3,000 रुपए का अगर घाटा नुकसान, होता है, तो बिल्कुल। सरकार ये लेके करेगी क्या? कपास लेके सरकार बिज़नेस करेगी। सरकार व्यापारी और जनता भिखारी वाली बात हो जाएगी जो गुजराती कहावत है। तो हमने बोला बहुत कि बढ़िया। ये निकाल दीजिए। हुँ, इस तरीके का रिफॉर्म्स के लिए ये शुरुआत हुई हुँ, और उस टाइम मैं इन्वॉल्व हो गया इसमें और मैं जब पढ़ने के लिए इंजीनियरिंग में था, सबसे कम मनी ऑर्डर मुझे आता था। सब जो नौकरशाही या व्यापारियों के लड़के हों, उसको मनी ऑर्डर ज़्यादा आता था। मुझे लगता था कि बाप कंजूस है और जानबूझकर मुझे पैसे कम भेजता है। लेकिन छुट्टियों में गाँव आते, वापस आते तो हमको पिताजी बोलते थे, "अगर नहीं पढ़ोगे, तो जानवरों को चरवाहा बोल के आपको रखेंगे।" हम बोलते थे, "आप हम बेटे हैं और हम हमको ऐसा बेइज़्ज़त क्यों करते हैं? तो आप कम से कम खेती पे रखो, ऐसा बोलो। चरवाहा या जानवरों के ऊपर पालने के लिए क्यों रखते हैं? इस तरीके की भाषा आप क्यों रखते हैं?" तो वो बोलते थे कि आप हमारे पुत्र हैं, आप हमारे बेटे हैं और हमको आपका बुरा होना ऐसा तो लगता नहीं। खेती में आप मैनिपुलेशन करके कुछ नहीं कर सकते। कम से कम गाय-भैंस रखोगे, उसमें पानी मिला के तो जी सकते हो, लेकिन यहाँ पे जीने का कोई तरीका नहीं है। तब हमको पता चला कि ये घाटे का सौदा है और हम खाली ज़मींदार नाम के से आगे चल रहे हैं, लेकिन इतने बंधन यहाँ पे है कि कपास तैयार करने का अधिकार मेरे पास है, लेकिन कपास का प्रोसेसिंग करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। अच्छा। कपास कहाँ लेके जाने का, कहीं बाजार में जाके बेचने का अधिकार नहीं। जो सरकार बोलती है, सरकारी मंडी है, एपीएमसी वहाँ पे बेचना है, दूसरा कोई लेगा नहीं। दूसरा कोई लेगा तो एपीएमसी एक्ट लगा के उसको अटक किया जाएगा या उससे टैक्स वसूल किया जाएगा। इसलिए हम चाहते थे कि खुली मार्केट बने, खुला व्यापार हो और उसमें हम अपनी माल कहीं जाके हम बेचना चाहिए ऐसा ये मन में खंत होता था। जब शरद जोशी को धीरे-धीरे सुनते गए और मैं जॉइन हो गया इसमें और जॉइन होने के बाद हमने इलेक्शन भी लड़ा क्योंकि हर चीज़ अगर पॉलिसी से होती है, तो हम सभागृह में जाके बात करेंगे। करण, मरण, धरण ये भगवान के हाथ में नहीं है। दिल्ली और मुंबई में बैठे हुए उस बादशाह के हाथ में है। उसकी कलम चलती है तो हमारे नसीब बदलते हैं। अगर ये है तो हमको वहाँ कलम चलाने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए हमने इलेक्शन भी लड़े
लेकिन इलेक्शन में ऐसा था कि जात धर्म के ऊपर ये सब चलता था। हम तो रिफॉर्म्स की, इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे, उस टाइम हम नहीं जीत सके। और मैं बाद में शेतकरी संगठन का ट्रेनर बना और इस तरीके से हम धीरे धीरे चलते गए। इसमें फिर आंदोलन हुए। आंदोलन में एक आंदोलन बोल के मैं मेरा परिचय खत्म कर देता हूँ। एक आंदोलन यहाँ पे हुआ था, एक किसान ने 90,000 लिया था और ट्रैक्टर के लिए। ट्रैक्टर तो सीज हुआ नहीं, उसने धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा भरा, जैसे हुआ 2.5 लाख भरा, फिर भी उसके ऊपर बकाया निकला 18,25,000। तो हम, वो किसान शरद जोशी यहाँ आए थे प्रोग्राम के लिए, वो हेडलाइन ही देखी और मुझे बोले, आप नेताजी बन के घूमते हैं बैच लगा के, देखिए किसान के क्या प्रॉब्लम चल रहे, ढूंढिए एक किसान को कहाँ है। फिर हमने वो शनि पार्टी बोल के गांव है, वहां का किसान को ढूंढा, ये सब केस को स्टडी किया, कोर्ट में जाके हमने आंदोलन किया कि उसकी जमीन का लिलाव हो रहा था और जमीन का लिलाव हटाने के लिए मैं कोर्ट में जाके मैंने आंदोलन किया। मैंने बोला कि ये गलत है। आप फिर कर्नल रंगाराव क्या केस, सब केसेस लेके वहां पे मैं गया कोर्ट के सामने, वहां आंदोलन हुआ। वो जो बैंक का अधिकारी थे उसको हमने पीटा, हमारे कार्यकर्ताओं ने पीटा। बाद में ये सब जब हुआ तो ये 23 मार्च 2005 में ये घटना घटी और 24 मार्च 2005 में विधानसभा में हमारे आमदार थे, एक शेतकरी संगठन के विचार पे चुन के गए वाले वामनराव चटप, उन्होंने ये सभागृह में अपनी बात रखी। तब दाम दुप्पट का नियम था, मतलब किसान कोई 100 रुपया कर्जा लेता है तो 200 अगर होता है खेती के लिए लेता है, 200 के बाद उसका ब्याज नहीं बढ़ना चाहिए, 100 के 200 हो जाएंगे, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ऐसा रिजर्व बैंक का गाइडलाइन था। ये वायलेशन ये बैंक ने किया था, इसको चक्रवाढ़ ब्याज लगा के, मल्टीपल ब्याज लगा के इसको इतना पैसा किया था और वो आंदोलन के कारण 450 करोड़ माफ हुआ। उस टाइम मेरे फैमिली को बहुत तकलीफ हुआ, मेरी बेटी 10वीं में थी, वोट से लाया, उसका मेरिट चला गया, लेकिन 1 महीना में अंडरग्राउंड रहा, मेरे ऊपर अट्रॉसिटी जैसे कलम लगाए गए, फिर भी मेरा सत्य था। शरद जोशी ने कहा कि ये सत्य है तो ये छूट के आएगा और कुछ नहीं होगा इसको। और बहुत सब बड़ी सभा लेके उन्होंने फिर अंबेडकर के जमाने खोत और अंबेडकर ने जो लड़ाई लड़ी थी, बैंकों ने कैसे लूटा इस देश को, इस टाइप का उन्होंने पूरा हर बैंक का ब्यौरा निकाल के जब समाज के सामने रखा, तो हर बैंक जो सरकारी बैंक है वो तो एनपीए में है, पूरे घाटे में चल, और प्राइवेट अगर रहती तो कैसा चित्र रहता उन्होंने उस टाइम कहा। जैसे एसबीआई जैसी बैंक भी एक जमाने में टाटा की थी, लेकिन इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण के नाम पे जो पूरे बैंक का राष्ट्रीयकरण करके जो भट्टा बिठा दिया, तो ये लोगों को समझ में नहीं आया। सरकार माए बाप सरकार बनते गई और हम पूरे प्राइवेट वाले खत्म हो गए। लिबरल मार्केट था एक जमाने में कालबा देवी में, जिसे वायदा बाजार कहते थे, वो बाजार भी खत्म हो गया क्योंकि ब्रिटिशों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम कमोडिटीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लाए। रिस्ट्रिक्शंस लाने के कारण, क्योंकि युद्ध में उनको सैन्य को खिलाना था, उस टाइम उन्होंने वो मार्केट खत्म किया और ये एपीएमसी जैसा मार्केट हमारे ऊपर आ गया। बहुत सारी बातों के कारण, रिफॉर्म्स के कारण मैं शेतकरी संगठन से ज्वाइन हो गया और बहुत सारे कॉटन के आंदोलन, आप इतने आंदोलन है तो आपको 4 एपिसोड लेने पड़ेंगे। ठीक बात है। हाँ, तो सुमित भाई, अब आपसे शुरुआत करते हैं। सुमित भाई, आप के बहुत सारे सवाल रहे हैं। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है इसकी भी पृष्ठभूमि आप जानते हैं, और एमएसपी का जो सारा खेल इसमें किया जा रहा है, डिमांड्स की जा रही हैं, उस पर भी आपने देखा किस तरह से एमएसपी कमेटी की जो सजेशंस आई थी, किस तरह से उनको पलटा गया, रिजेक्ट किया गया किसानों के द्वारा। इस सबके पीछे कितनी राजनीति है, कितना कितने नीतिगत फैसले हैं, इन सब के अंतर को आप जानते हैं। तो मैं चाहूंगा अब आप लीड लें और गुणवंत जी से अपनी बातचीत शुरू करें। आप म्यूट हैं, आप सुनते हैं, म्यूट हैं। सबसे पहले सादर प्रणाम, नमस्कार और साधुवाद। शो पे बुलाने के लिए सादर आभार। सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, गुणवंत भाई हमारे साथ जुड़े हैं तो ये ऐसे व्यक्ति है जो इंजीनियर है, बड़े किसान है और पिछले 30-35 साल से इस चक्कर में, इस सारे चीज में जुड़े हुए हैं धरातल पे। और ये ऐसे व्यक्ति जिन्हें एमएसपी कमेटी में डाला गया है, केसीसी के वो रहे हैं। तो अब ये ऐसे व्यक्ति जिन्हें 360 डिग्री डायमेंशन पता है ये प्रॉब्लम है क्या,
जितना मैंने इनसे बात की, जितना मैंने इनको समझा है, ये तो कह रहे भाई लड़ाई तो ना एमएसपी की है, ना लड़ाई खाद की है, ना सब्सिडी की, ना कर्जे माफी की, हमें छोड़ दो। लड़ाई है लिबरलाइजेशन की, किसानी को सरकार के पंजे से छुड़ाने की लड़ाई है। लड़ाई तो उस बात की। और ये जो देश विरोधी शक्तियां है ये किसान को और गरीब करना चाहती। मैं आपको इसका प्रकरण भी बताऊंगा क्या है। इसका प्रकरण है, ये सारा प्रकरण चला था गुणवंत भाई यहाँ चाइना में। चाइना में आप जानते एक फसल होती है, वो भी रोप वहां पे किसानी प्रॉफिटेबल कभी हो नहीं सकती थी। वहां पर लानी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन। वहां एक प्रकरण चलाया उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि किसान के लिए खेती अनवाइबल कर दो, वो किसान जमीन तुम्हें बेचेगा, वहां कारखाना लगाओगे और वही किसान उस कारखाने में नौकरी करेगा और बॉन्डेड लेबर बन के रहेगा, हफ्ते में 6 दिन वहीं रहेगा, वो सिर्फ छुट्टी नहीं मिलती, 1 दिन घर जाने को मिलता है। तो ऐसे चाइना का सिस्टम चला। और मैं अब कहना नहीं चाहूंगा किसान की बेटी को बीजिंग शंघाई लाओ, आप जानते हैं वहां क्या होता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। ये पूरा मैंने चाइना में देखा, क्योंकि मैं चाइना 31 बार जा चुका हूं, हर प्रोविंस घूम चुका हूं मैं। तो ये वहां पे प्रकरण चला। और आपको याद होगा हमारे राहुल गांधी जी ने एक एमओयू तो साइन किया ही था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से। देखिए जहां किसान धरातल पे बैठा किसान, पढ़ा लिखा किसान, एमएसपी कमेटी का मेंबर किसान, बड़ा जमींदार किसान, आंदोलनों से जुड़ा हुआ किसान क्या कह रहा आपके शो पे आके, कह रहा भाई हमें छोड़ दो, तुम्हारी हमें भीख नहीं चाहिए, तुम्हारे रहमो करम पे हमें जीना नहीं, हम दुनिया को फतेह करने की ताकत रखते हैं। और यहां क्या कह रहे हैं कि खाद भी फ्री, पानी भी फ्री, डब्ल्यूटीओ से निकलो, ये भी निकलो। तो ये महेश भाई ये सीधा सीधा राजनीतिक आंदोलन है। और अभी गुणवंत भाई ने एक बार कहा तो 84 में नेहरू का पुतला गिराया होता तो क्रांति बहुत पहले आ गई होती। शायद मैं इनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि इतना बड़ा सेक्टर है, हमें अगर भारत को आगे बढ़ना, इतने बड़े सेक्टर को इंटरनेशनल स्तर पे आना पड़ेगा। कॉस्ट पर हेक्टेयर एंड यील्ड पर हेक्टेयर हैज टू मैच अमेरिकन, यूरोप मे बी डू बेटर फॉर देन दैट। और जो हमारी अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट है, मान लीजिए घर में 5 लोग हैं, क्या करते हो जी, किसान है भाई, किसानी तो एक करता 4 कहते, हम भी किसान है। तो इसको भी कहीं ना कहीं हमें ठीक करना है। हमें इस पूरी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन चाहिए। किसान इज नॉट एग्रीकल्चर, किसान इज हॉर्टिकल्चर, किसान इज फिशरीज, किसान इज एनिमल हस्बेंड्री। किसान हर तरह के चीज को लाना है। और जब तक जमीन को आप किसान के हाथ में नहीं देंगे, जब तक ये सरकार का सिस्टम नहीं हटाएंगे, जब तक भाई फसल जाकर तुम्हें मंडी में बेचती वो नहीं करेंगे, तब तक हम इंटरनेशनल कैसे करेंगे संस्था को। मुझे बताइए, क्या आज मैं जी फोन बनाता हूँ, क्या ऐसा कोई रूल है कि मोदी जी फोन खरीदेंगे? मैं दवाई बनाता हूँ, क्या ऐसा रूल है मुझे मोदी जी को ही बेचनी दवाई? मैं ये टेबल लैंप बनाता हूँ, क्या ऐसा रूल है मैं टेबल लैंप ही बेचनी मोदी जी को? मैं कंप्यूटर बनाता हूँ, ये रूल है कि मोदी जी खरीदेंगे कंप्यूटर? भाई जब पूरे क्षेत्रों में ये रूल नहीं है तो किसानों पे ये रूल क्यों लादा गया? इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या किसानी को खत्म करके अनवाइबल बनाना है? क्या किसान की जमीन पर नजर है? आप चाहते हो कि किसान किसानी छोड़ता जाए, प्रोफेशन अनवाइबल बने? और महेश भाई भूलिए मत, आज हम दुनिया का 40% फूड कंट्रोल करते हैं। वी ग्रो 40% ऑफ फूड ऑफ द वर्ल्ड। चाइना जैसी कंट्री में खाने को खाना नहीं, यूक्रेन में खाना खत्म हो गया, यूरोप में खाना खत्म हो गया। यूरोप के 13 देशों के किसान जो है सड़कों पे आ गए हैं। और बिल गेट्स ने अमेरिका में सबसे ज्यादा जमीनें ले ली भाई। बिल गेट्स किसान बन रहा है आईटी छोड़ के। तो अगर आप इस पूरे प्रकरण को स्टडी करेंगे, और जिसका कंट्रोल आया है यूक्रेन की जमीनों पे वो है ब्लैक रॉक। जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो है ब्लैक रॉक की कंपनियां। और जिसका कहीं ना कहीं कंट्रोल आ गया है इवन कनाडा के शेजवान सेक्टर में, जहां से आपकी दालें आती है, वो है ब्लैक रॉक। क्या ये कहना गलत होगा हम कनाडा से 4,85,000 मीट्रिक टन धान इंपोर्ट करते हैं $500 मिलियन लेके, और वो उगती है वो कौन सी सस्काटून प्रोविंस में। और सस्काटून प्रोविंस में मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर कंट्रोल बाय कारगिल सीड्स। कारगिल है अमेरिकन कंपनी। और जब हमारे पीयूष गोयल जी कहते हैं भाई यही दाल उगा लो, यहाँ पे कहते हैं नहीं हमें नहीं उगानी। अब यही आप देखिए, ये जो चीजें आप देख रहे हैं बाकी जगह हो रही है, मतलब भारत दाल इंपोर्ट करेगा, किसानों का देश दाल इंपोर्ट करेगा जो रोज हम खाते हैं। ये कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश है, मोदी को इलेक्शंस में रोकने की साजिश है। और अगर आप इनकी डिमांडों का अध्ययन करें, जो मैं कर चुका हूं, जो अब है कि भाई हर किसान को 10-10 हजार रुपए दो, तो घर में एक माता जी का, मेरी परिवार सोचिए, मेरी माता जी अबव 60 में, पिताजी अबव 60, 20,000 रुपए उनको मिले। मैं मेरी बीवी और मेरा भाई ये भी किसान है, हमें मनरेगा मिला, तो मेरे परिवार को 1 लाख रुपए सरकार देगा, बिजली फ्री, पानी फ्री, बीज फ्री। मैं जो उगाऊं उसका एमएसपी दोगे, डब्ल्यूटीओ से निकलो, और उसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस भी तुम दो,
और एमएसपी भी बढ़ा, और उसके अलावा मुझे मनरेगा नरेगा भी चाहिए। अगर आप 1 लाख रुपए की कीमत इंटू 15 करोड़ करो तो आपकी इकोनॉमी तो भाई साहब ताला लगो लो वेनेजुएला हो अगले दिन, कराकास बन जाओगे 3 महीने में। 75 साल यहाँ आने में लगे ना, कराकास बनने में 3 महीने लगे थे। ह्यूगो चावेज ने एग्जैक्टली ये किया। और आप बताइए, क्या कुछ लोगों की डिमांडों के कारण आप अपने भविष्य, अपने आने वाली नस्लों को गिरवी रख दोगे? क्या आने वाली नस्लों को चाइना का गुलाम बना दोगे? जुड़िए चाइना का एमओयू। और ये पहले यूरिया मिलता था साहब, नहीं मिलता था, नीम कोटेड यूरिया मिलने लगा। डीएपी मिलता था, नहीं मिलता था, अब माइक्रो डीएपी आ गया, सॉइल हेल्थ कार्ड आ गया, किसान इंश्योरेंस आ गया, सॉइल टेस्टिंग होने लगी। मुझे एक चीज समझ नहीं आती सर, अगर आप अगर आप ये गेहूं और चावल उगाते, गेहूं सबसे ज्यादा कौन सा उगाता है स्टेट? एमपी, वहां कोई तकलीफ नहीं। चावल जहां सबसे ज्यादा कहां उठता है? मध्य प्रदेश में, वहां तकलीफ नहीं। पंजाब का किसान गेहूं और चावल उगाता और कहता मैं यही उगाऊंगा, जो चाहे वो उगाऊंगा, तुम मुझसे खरीदोगे। और अगर हम सरकारी गोदामों की बात करें तो हमारे पीडीएस स्कीम में जितना हमें चाहिए उससे 4 गुना गेहूं और चावल हमारे गोदामों में पड़ा है। अब मैं इसका क्या करूंगा? अब दूसरी चीज मैं बताऊं, इसमें पेस्टिसाइड की मात्रा इतना है, यूएई वाले इसको रिजेक्ट करते हैं, मिडिल ईस्ट इसको रिजेक्ट करता है, यूरोप इसे रिजेक्ट करता है। मोलेसेस बना दूं या वो फिश फीड बनाऊं या मुर्गियों का फीड बना दूं, तो सोने के दाम से चावल खरीदूं, कोडियों के दाम उसको फिश फीड में बेच दूं। तो ये आप देश को बना रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। जहां विदेशी मुद्रा बच रही वहां तो आप कुछ कर नहीं रहे। भाई अगर आप किसान है, आपको क्या फर्क पड़ता? दाल उगाओ, ये चना उगाओ, ये बाजरा उगाओ। अगर आपको आपका मेहनताना मिल रहा है, जो भाई साहब कह रहे हैं, हम तो कहते फ्री हो जाओ। हम तो चाहते हैं, हमें चाहिए नहीं भाई एमएसपी, किसान को फ्री होने दो। मुझे भारत का इतिहास देखिए सर, इकोनॉमिक्स की बात करता हूं। जिस इंडस्ट्री को आपने फ्री किया, वो इंडस्ट्री आज 7 से 8 गुना ग्रो कर चुकी है। इस इंडस्ट्री को, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या, इसको काहे को पकड़ रखा भाई? इसको काहे को गुलाम रखना बनाना चाहते हो? क्यों? किसान गरीब रहे, किसान गुलाम रहे, किसान अनपढ़ रहे। जिनके पिताजी कहते थे पढ़ लो, पढ़ना जरूरी है, कहते हमें पापा किसानी करवा लो, कहना नहीं पढ़ना जरूरी नहीं तो तुम्हें वो कहेंगे क्या, चरवाहा। किसान अनपढ़ रहे, किसान गरीब रहे, किसान को इकोनॉमिक्स समझना है, वो रोज सरकार की तरफ, एक ऊपर इंद्रदेव और यहाँ सरकार की तरफ आंखें झुका करे, मालिक कुछ कृपा करो। और उससे क्या होगा? वोट बैंक इंटैक्ट रहेगा। हर साल 5 साल बनाएंगे, नए पैतरे चलेंगे, नया वोट बैंक लाएंगे। ये यहाँ की राजनीति, क्योंकि किसान बहुत बड़ा वोट बैंक है। और अब ये कुछ पंजाब के किसान क्या कर रहे हैं, जिनमें जो तो मुझे लगता है किसान ही नहीं तो सारे एक्टर है जो वहां बैठे हैं। क्योंकि आप भाई साहब जानते हैं, 70 साल के लोग मैं देख रहा हूं वहां बैठे हैं। 70 साल का आदमी फावड़ा थोड़ी चलाता खेत में, किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? हमें नहीं पता किसानी कौन करता है। 70 साल के लोग वहां बैठे हैं और कह रहे थी मोदी को हटाओ, योगी को हटाओ, खट्टर को रिजाइन करो, तब तक आंदोलन नहीं हटेगा। एमएसपी से मोदी की नौकरी का क्या संबंध? एमएसपी से योगी का क्या संबंध? योगी तो बहुत दूर है भाई। योगी जी को हटा के तुम्हें एमएसपी मिल जाएगा क्या? देखिए ये एजेंडा। और अब महेश भाई दिक्कत क्या, अब वायलेंस पे गेम होता रही है। अगर वायलेंस होगा, लोग मरेंगे, सद्भावनाएं हर्ट होंगी, फिर बोलेंगे किसान मार दिया, फिर इंटरनेशनल मीडिया आएगा, फिर जस्टिन ट्रूडो आएगा जो कहता कि जी मैं किसानों के प्रूव। जब डब्ल्यूटीओ में जाता भारत के खिलाफ कंप्लेंट करता है, भारत किसानों को सब्सिडी दे रहा, भारत ये कर रहा, रोको भारत को। और आज ही हमें किसान क्या करे? डब्ल्यूटीओ छोड़ दो, $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट छोड़ दो, सारे एफटीए छोड़ दो, अपने भविष्य भूत वर्तमान को सबको स्वाहा कर दो। क्योंकि हम पंजाब के कुछ किसान हैं, हमने बॉर्डर रोक दिए, हम जेसीबी लेके आए, अब तुम रोकोगे? अब तुम मारो तो। एक और चीज याद करो, मुझे आपकी बात से याद आया सुमित भाई, अभी जो आपने ट्रूडो का जिक्र किया, ट्रूडो साहब ही तो कंप्लेंट करने गए थे डब्ल्यूटीओ, जैसे आप बताया, डब्ल्यूटीओ में कंप्लेंट करने गए, उसके बदले में यहाँ पे जब फॉर्म लॉज लाए जाते हैं तो वो फॉर्म लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू होता है और फंडिंग वहां से होती है। फंडिंग वहां से। मैंने आपको दालों का प्रकरण बताया, दालों में एक बार बताइए, जब इन्होंने बोला, सो कॉल्ड किसान जो बैठे एक्टर, इन्होंने बोला जी देखो जी हम 2 दिन में आपको बताएंगे, जो पीयूष गोयल जी ने वो प्रपोजल दिया 5 क्रॉप्स को लेकर, ठीक है साहब। 2 घंटे में साहब रात को खबर आती निरस्त। अब मुझे बताओ यार, तुमने करोड़ों किसानों से बात कर ली, 2 घंटे में समझौता हो गया, 2 घंटे। अरे इतनी एक्सप्रेस अगर हम देश में चुनाव करा दें यार, हम तो 3 घंटे में देश का चुनाव करा ले। इनसे पूछो, इलेक्शन कमीशन वालों को बोलो, इनसे पता करे ये क्या प्रक्रिया है, कौन सा मैकेनिज्म है, उसका आईपीआर ले ले। हम बेकार ही 1 महीने में देश का चुनाव कराते, 2 महीने में फैसला कर देते, 2 घंटे में। हुआ क्या? मैं सीधा कनाडा गया, फोन फंडरों को फोन किया, उन्होंने कहा भाई ये मत करो यार, $500 मिलियन आ रहे हैं भाई, धंधा रुक जाएगा, नहीं ये नहीं चलेगा। आधे बोले 2 घंटे में रिजेक्ट। मुझे बताइए, विदेशी मुद्रा बचा रहे, तुम्हें एमएसपी पे गारंटी मिले, करे भाई मूंग की दाल उगाने में मेरे भाई क्या दिक्कत है?
अरहर की दाल उगाने में कहां तकलीफ है, और पंजाब में सॉइल की हेल्थ आप देख रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का कंटेंट देख रहे हैं, वाटर टेबल देख रहे हैं, जमीन को बंजर करने पे क्यों तुले हो, क्यों तुले हो? और ये कहना गलत नहीं होगा केवल 6% किसान एमएसपी में है, ये कहना गलत नहीं होगा 22-24 क्रॉप है, हम 1000 से ज्यादा क्रॉप्स उगाते हैं। जो हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट गेहूं का उसे तकलीफ नहीं, हाईएस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट चावल वाला उसे तकलीफ नहीं। ये सारा राजनीतिक है। इनफैक्ट जो भाई साहब ने बहुत सही बात कही थी, अभी इस सेक्टर को लिबरेट करना, अभी इस सेक्टर को फ्री करना, जब तक ये एमएसपी का वो ऊपर रहेगा ना डंडा और एपीएमसीआं रहेंगी, ये सेक्टर लिबरेट हो ही नहीं सकता, ये सरकार के रहमो करम पे चलता रहेगा। आज तो मोदी जी है, कल को कोई और आ गया, उसके दिमाग में कुछ और आ गया, और किसी पता नहीं किसने एमओयू कर रखा हो या आने वाले टाइम में कर ले, और यहाँ के किसान की नसीब पलट जाए। अगर वो एमओयू आज सक्रिय होता और सरकार किसी और की होती, तो महेश भाई आपका दूध, चीनी, चावल सब चाइना से आ रहा होता। मैं तो सीधा कहता हूँ, ये मतलब डायरेक्ट। भाई मेरा ये कहना है, अब यहाँ से आप एक तो अपने सवाल जो हैं वो देख लें गुणवंत जी से पूछने के। दूसरा, गुणवंत जी इससे पहले कि सुमित भाई सवाल पूछें, और अगला सवाल सुमित भाई का ही होंगे, तो आप ये बताएं आप इस टास्क फोर्स में आए कैसे, और उसमें जो आपकी भूमिका रही मोदी जी के साथ वो कैसी रही? नहीं, मुझे कोई पक्ष से लेना देना नहीं था। हम बीजेपी को सपोर्ट करने का, एनडीए में एक बार सपोर्ट हम लोग किए थे, लेकिन पक्ष से हमारा कोई लेना देना नहीं था। और जब भी कोई इलेक्शन आता है जो अपने को लिबरेट करेगा उसके पीछे जाएंगे, इस तरीके का हमारा स्ट्रैटेजी रहा। और हम सरकार क्या समस्या सुलझाएगी, सरकार खुद एक समस्या है। मेरा आज तक का ये मेरा रिकॉर्ड रहा, या शरद जोशी का मैं चेला होने से, शिष्य होने से, उनकी स्ट्रैटेजी पे मैं चलता रहा कि सरकार के सिवा हमको कैसे जीना आएगा, इस तरीके की स्ट्रैटेजी रही। और सरकार हम मतलब हमारे माँ और बाप से कोई बड़ा देवता नहीं है, और इस तरीके का स्ट्रैटेजी रहा कि दूसरा बाप, माई बाप सरकार में दूसरा बाप कहां से लाएंगे हम, इस तरीके का स्ट्रैटेजी को लेके हम था। अब हम सरकार विरोधी थे, आज भी मैं बोलता मैं सरकार विरोधी हूं, बराबर, लेकिन सरकार विरोधी का मतलब मैं टेररिस्ट हूं क्या? नहीं, सरकार की नीतियों का विरोध करने वाला मैं एक शिष्य हूं शरद जोशी का। तो जो भी नीतियां हमारे विरोध में है वो हम उसका विरोध करेंगे। विरोध भी किस तरीके के करेंगे? एजिटेशन से करेंगे। एजिटेशन किस तरीके का होगा, आंदोलन किस तरीके का होगा? एकदम शांति से होगा। पुलिस अगर हमको गोली मारती है तो हमारे हाथ ऐसे छाती पे लपटे हुए रहेंगे ताकि ये आंदोलन का वायलेशन न हो, महात्मा गांधी जी के लेवल का ये आंदोलन हो। और पुलिस अगर गोली चलाती है तो हमारी बॉडी इस तरीके की मिले, ना कि विरोध करते हुए मिले। इस तरीके का आंदोलन शरद जोशी ने चलाया। महात्मा गांधी जी के बाद इस तरीके का आंदोलन किसी ने नहीं चलाया। हमारी मांग, हमारी स्वायत्तता के लिए हम लड़ेंगे और शांति से लड़ेंगे, बिल्कुल विरोध नहीं करेंगे। हम उपोषण करेंगे, रास्ते पे आएंगे, हम किसी को सताएंगे नहीं। इस तरीके का आंदोलन था, इसमें से ये सब लड़ाई शुरू हुई थी। लेकिन इतना मैं विरोध करने वाला हूं, मेरा सरकार के सामने तो ये विरोधक बोल के लिस्ट होगा, वो मेरा नाम होगा शायद। लेकिन मैं अमेरिका में था, मेरे बेटी का डिलीवरी हुई तो मैं मिलने गया था। तब घर में एक पत्र आया कि गुणवंत पाटिल के नाम से पत्र आया। मेरे पत्नी ने फोन किया कि अजी देखिए लेटर आया है, वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और उसमें एमएसपी कमेटी पर आपको चुना गया। मैं बोला मैं तो ऐसे कैसे, क्या, मैं तो रिफॉर्म्स की बात करता हूं और शरद जोशी के विचार पे चलने वाला, मैं कोई बीजेपी का या पक्ष का, सरकार का हूं नहीं। तो उन्होंने कहा पता नहीं, लेकिन लेटर तो आया। फिर मैं 8 दिन में आया और देखा तो लेटर, फिर मंत्रालय से पता किया तो बोले नहीं, आप जो पुलिस व्यवस्था की बात करते हो तो जो भी करना है यहाँ पे आके किए, क्योंकि भारत हिंदुस्तान में से 6 किसान नेताओं को आपको चुना गया है। उसमें 3 जो अभी जो आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन 3 या 6 का रिजर्वेशन था, वो लोग भी आएंगे और टेबल पे बैठ के चर्चा होगी। तो मैं बोला ये तो बहुत ही अच्छा होगा, एक रिफॉर्म होने के लिए बहुत बड़ा चांस है कि टेबल पे बैठ के इस चर्चा होगी। मैंने ये भी कहा कि ये चर्चा लाइव कीजिए, लाइव कीजिए कि लोगों को समझने दीजिए कि दूध का दूध, पानी का पानी के क्या चाहते हैं, किस तरीके का किसान की गुलामी
दूर होने का एक चांस आया है, तो ये चांस नहीं गवाते हुए हम वहां जाना चाहिए। वो लोग अपोजिशन वाले लोग ये आज आंदोलन कर रहे हैं, वो उसको मैं आज अपोजिशन बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके की उनकी मांग है ना, टेक्नोलॉजी, वो बोलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी आने नहीं देंगे, मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन वगैरह, मैं उसके प्रो में हूँ, क्योंकि 2025 के बाद या 2030-40 के बाद नए फसलें नहीं आएंगी, नया बीज नहीं आएंगे, तो हम सर्वाइव नहीं हो सकते, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड में। अभी फिलीपींस ने गोल्डन राइस को रिलीज कर दिया है। गोल्डन राइस को अभी तक लोगों ने बैन रखा था। एक गोल्डन राइस नाम की एक राइस की जात है, उसमें 2 विटामिन और 2 मिनरल है। अच्छा, अगला अगला दौर कैसा रहेगा कि हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, हम लोग कम मेहनत कर रहे हैं और एक जगह पे बैठ के वीडियो देख रहे हैं, या बाकी पूरी लाइफस्टाइल टेक्नोलॉजी के कारण बढ़ गई है। अगर लाइफस्टाइल बदल गई है तो फूड भी बदलेगा। और कोविड में ये बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है, मल्टीविटामिन, विटामिन, आयुर्वेदा, ये जो चीजें हम कभी सोचते नहीं थे, ये सब चीजें वहां पे आ गए। इसलिए फूड टेक्नोलॉजी में हमको बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है, और यही चांस मुझे लगा। और मैंने देखा कि एमएसपी में केवल एमएसपी वाला सब्जेक्ट नहीं था, क्रॉप पैटर्न चेंज भी था, और नेचुरल फार्मिंग भी था। जो नेचुरल फार्मिंग, कुछ चीजें नेचुरल फार्मिंग वाली जो है वो ऐसे ही पड़ी हुई थी, तो उसको भी इंकरेजमेंट मिलेगा, जो पुरानी आयुर्वेदिक टाइप की जो दवाई वगैरह है, तो उस ये सब चीजों का एक जगह पे अभ्यास करने को मिलेगा। इसके लिए मुझे बहुत आनंद हुआ, और मैं कमेटी में गया। मेरा कोई रिकमेंडेशन किया, क्या किया, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो अमेरिका में था, मैं तो मेरा टिकट भी दिखा सकता हूँ आपको। तो इस तरीके मुझे ऐसा आश्चर्य लगा कि सरकार ने मुझे चुना है, जबकि मैं इतना विरोध में भाषण करता हूँ, यूट्यूब में पूरा रिफॉर्म्स की बातें हैं, ये स्वदेशी वाले लोग हैं, और ये स्वदेशी वाले लोग मुझे क्यों लेंगे, मैं तो ग्लोबलाइजेशन की बात करता हूँ। तो लेकिन इस जब आप इस कमेटी में आ गए, तो किसान नेता है वो बोलते हैं ना ये कंपनी का एजेंट है। अरे कंपनी का एजेंट नहीं, किसानों की कंपनी बनाना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन जब आप इस कमेटी में आ गए पाटिल साहब, तो क्या आपका कभी कोई इंटरेक्शन हुआ मोदी जी से डायरेक्टली? शाह साहब से एक बार हुआ है, और हमारा ये था कि पूरी जब मीटिंग, मतलब ब्यौरा बनेगा, जब हम पूरा मीटिंग का मतलब ये बनाएंगे, रिजल्ट बनाएंगे, तब मोदी जी के सामने रखेंगे। तब तक ये आंदोलन शुरू हो गया, हमारा पूरा रेडी था रिपोर्ट तीनों, इसमें क्रॉप पैटर्न चेंज कैसे होगा। जैसे महाराष्ट्र में ज्वार हमारा प्रमुख फसल थी, जो मिलेट्स थे, जैसे रागी जो मिलेट्स है वो कर्नाटक का था, लेकिन हमारे पास पीडीएस के कारण सबको गेहूं और चावल खिलाया गया, कार्बोहाइड्रेट खिलाया गया, और पूरे देश को यूनिफॉर्म बनाया गया, एक ही फूड पे चलने का एक नौबत हमारे ऊपर आ गई। पीडीएस में जो मिलेगा वही खाएंगे, और पीडीएस में यही वो डालते गए। ऐसा हुआ कि जो लेबर इतना मेहनत करता था, कभी उसको डायबिटीज नहीं होता था, लेकिन वो प्रोटीन कम खा रहा है और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहा है। परिणाम ऐसा हुआ कि पूरे हिंदुस्तान में डायबिटीज का जो प्रमाण बढ़ा, उसका कारण मैं दावा करता हूं कि फूड हो गया, फूड के कारण ऐसा हुआ। अभी जो लाइफस्टाइल बदल रही है, उस हिसाब से हमारा फूड भी बदलना पड़ेगा। जेनेटिक मॉडिफिकेशन से लेकर नए वर्ल्ड में जो चल रहा है हम दे सकते हैं, क्योंकि कनाडा जैसा देश 6 महीने भी वहां फसल नहीं आती है, वो क्या हमारे से कॉम्पीट करेगा। हमारे पास तो 12 महीने हमारे पास सनलाइट है, और सनलाइट ही ऐसा है जो फसल को बनाता है। मट्टी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस सनलाइट का है। मट्टी तो होल्डिंग के लिए काम करते हैं। हाइड्रोफोनिक टेक्नोलॉजी अगर हम यूज करते हैं, पानी वाली टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो वहां मट्टी का भी कुछ काम नहीं है, उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डाल के हम मट्टी के सिवा भी खेती बना सकते हैं। मतलब सन ऑफ द सॉइल जो प्रोवर्ब था वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। अगर हम सोच रखते हैं, और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं साहब, हर बार बोलता हूं कि इंडिया विल बी द किचन बोल। हम पूरे वर्ल्ड को अलग अलग टाइप का खाना खिला सकते हैं। हम, जब मैं अमेरिका में बच्चों के पास जाता हूं, ये सब खाने की चीजें लेके जाता हूं, तो वहां पे इतनी महंगी है वहां पे चीजें, अगर हमारी चीजें प्रोसेस करके अगर जाए तो पूरा वर्ल्ड मार्केट हम कर। देखिए, छोटा सा देश, मतलब क्या बोलते हैं, पिज्जा बनाने वाला देश इटाली इतना सा देश अपना पिज्जा पूरे हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड में बेच रहा है।
लेकिन हमने अपना कोई फूड का ये प्रोसेसिंग में आगे नहीं गए। हमारा माल तो अच्छा है, कच्चा माल तो अच्छा है, लेकिन प्रोसेसिंग फूड में हम कहीं तीर नहीं मारे। हमारी कोई मैकडोनल्ड बाहर नहीं खड़े हुए, हमारे कोई पिज्जा हट बाहर नहीं खड़ी हुई, बाहर के हमारे पास आई, लेकिन हमारी क्यों नहीं हुई? क्योंकि प्रोसेस इंडस्ट्रीज को यहाँ पे बांध दिया गया है, हमारे ओरिजिनल फूड को हमको खत्म कर दिया गया। एग्रीकल्चर तो स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसको स्टेट की तरफ, हर स्टेट का क्या पोटेंशियल है उस तरीके से उन्होंने नहीं किया। गन्ना लगाओ, गन्ने में फायदा है तो पूरा देश गन्ना लगा रहा है। अरे गन्ना फसल है ही नहीं, गन्ना तो ब्राजील की फसल है जो अमेज़न के चेम्बर्स में आ जाती है। लेकिन गन्ना लगा के गन्ने की पॉलिटिक्स, शुगर लॉबी खड़ी होती है और किसानों को फिर से लूटा जाता है। और गन्ने में भी आप देखिए एफआरपी बोलते हैं, जैसे एमएसपी है उधर एफआरपी है, तो एफआरपी तो परमानेंट है। कौन सा कारखानदार वो परमानेंट दे रहा है? सरकार का क्या सुन रहा है? नहीं दे रहा है। एफआरपी परमानेंट है, गारंटेड है, फिर भी वो देता नहीं है। इसलिए ये गारंटी का कोई मतलब नहीं, एफआरपी का या एमएसपी का कोई मतलब नहीं। ये इंडिकेटर हो सकते हैं, क्योंकि क्या होना चाहिए, उत्पादन खर्च कैसे निकालोगे, वो वर्ल्ड के लेवल पे मैप पे कैसे लाओगे कि इसका उत्पादन खर्च इतना है तो इसको इतना मिलना चाहिए, प्लस माइनस हम देख सकते हैं ये घाटे में जा रहा है, फायदे में जा रहा है। अगर इसको ही समझो, कोई माल को, कोई भाव को फिक्स कर दिया जाए, ये भी मध्य प्रदेश ने करके देखा है, भावांतर योजना फिक्स करके देखा है, और जो डिफरेंस आता है जब मार्केट गिरता है तब देने की कोशिश की तो पूरे भंडार खाली हो गए, इनके पैसे के भंडार मध्य प्रदेश के खाली हो गए, फेल गया, स्कीम्स फेल गया। भावांतर योजना भी लाई थी मध्य प्रदेश ने, ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई प्रयोग नहीं किया, हर प्रयोग में एक ही है कि इसको जब तक आप लिबरेट नहीं करोगे, लैंड को रिफॉर्म्स नहीं करोगे, सीलिंग एक्ट जैसे नालायक कानून निकालोगे नहीं, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जब तक ढीला नहीं कर दोगे या खत्म नहीं करोगे, तब तक रिफॉर्म्स आने वाला नहीं है। नई टेक्नोलॉजी जब तक किसान के पास नहीं आएगी, नया सीड जब तक किसान के पास नहीं आएगा, नहीं होगा। कॉटन में गए कितने साल से नया सीड है ही नहीं। अब नया सीड बोले तो लोग बोलते हैं कि बाहर की कंपनियां हमको लूट लेगी। क्यों? हमारे रिसर्च भी है, हमारे पास भी केनोला मतलब जो मस्टर्ड है, मस्टर्ड का डॉक्टर पेंटल ने उसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन वाला सीड निकाला, लेकिन लोगों ने विरोध किया, ये पर्यावरण वालों ने हमको विरोध किया। भारत सरकार का वो सीड था, आईएसआर ने वो बनाया था, लेकिन वो आने नहीं दिए, क्योंकि ये जो लेफ्ट वाली ताकतें हैं वो नहीं चाहते कि वो किसान मालिक बने, किसान तो हमेशा गुलाम रहे। इस तरीके का सोच, ये जो पुरानी सोच है ना, इससे हम नहीं रहेंगे। हमको खुला कर दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको खुला कर दे। अब लोग बोलते खुला करेंगे तो कैसा होगा, तो ये खुला करने के बाद कैसे कैसे हो सकता है, इसके कितने भाषण हमने दिए, कितने लिखान इसके ऊपर किए हैं, और सुमित सर जैसे लोग इसमें अगर इन्वॉल्व हो जाए तो मुझे लगता है इसमें क्रांति होगी। हम एक नया विचार समाज के सामने, किसानों का नया सोच हम रख सकते हैं। बिल्कुल सुमित भाई, आपने सवाल पूछे। जी, मेरे को तो देखिए, गुणवंत भाई तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, तो मैं 2-3 सवाल है मेरे। सर, पहली बात तो ये जो आप ये किसान आंदोलन जो नाटक हो रहा है, ड्रामा जो हो रहा है, तो ये लोग किसान है या नहीं है, पहले तो ये बताइए। देखिए ये लोग किसान है या नहीं, मतलब किसान का आंदोलन तो हम समझते हैं कि किसान है, जिस तरीके के वो मान रखे हैं, तो किसान का उसमें एक पैसे का फायदा नहीं। मैं दावे के साथ देता हूं, मैं दाढ़ी मूछ कटवाने के लिए तैयार हूं। किसान तो है तो ठीक है, बूढ़े किसान, जवान किसान, कौन आए ये चिड़े, किसान आंदोलन मैं उनका एजेंडा ठीक है समझ, जो मांगे अगर सामने रखते हैं तो आप किसान को रिफॉर्म्स नहीं चाहते, अरे मनरेगा खत्म कर रो उसको, वहां पे दुनिया का पैसा सरकार का फालतू में खर्चा होता है, उसको आप बोल रहे कि हमको किसान वो मनरेगा वाला जो आदमी है मेरे पास काम के लिए आए और उसकी तनख्वाह मेरे हाथ से, अरे वो तुम्हारा सुनेगा कैसे? सरकार पैसा देगा और तू चलाएगा उसको? अरे अपना पैसा देके नौकर ठीक से काम नहीं करता है, मनरेगा वाला नौकर कैसे काम करेगा? आप नया बीज नहीं लाने देंगे, आप एपीएमसी की मोनोपोली खत्म नहीं करने देंगे। अरे ये क्या मांगे हैं? अगर एपीएम, हम तो यहाँ बोलते हैं बाजार समिति, मतलब एपीएमसी जो है वो राजनीति के अड्डे बन चुके हैं।
और वहां पे राजनीति के लोग जाते हैं और लूटते हैं। महाराष्ट्र में एपीएमसी एक्ट अबॉलिश करने के लिए हमने कितने आंदोलन चलाए कि एपीएमसी ये लूटने का एक ये आता है। वहां पे कोई भी किसान जाए वहां जाके गला कटवाए। हाँ वही है, स्लॉटर हाउस हो गया, स्लॉटर हाउस हो गया। तो स्लॉटर हाउस है, यस एग्जैक्टली, दैट इज अ स्लॉटर हाउस। वही तो हम कह रहे हैं, तो मतलब ऐसी क्या विडंबना है, दुनिया में कहाँ होता सर ऐसा, किसी और इंडस्ट्री में नहीं होता, तो यही है क्यों ये बांध रखा है इसको। अच्छा, दूसरी आपसे जो क्लैरिफिकेशन चाहिए गुणवंत भाई, आपको क्या लगता है कैसी 5 चीजें लाए जिससे इस इंडस्ट्री का काया पलट बदला जाए? आप एमएसपी कमेटी में रहे, इधर है, व्हाट आर दोस 5 थिंग्स व्हिच यू रिकमेंड, जो हम आसान शब्दों में समझाइएगा ताकि मतलब ना, सो दैट वी कैन जनसाधारण तक भी ये जाए। देखिए, अभी जो एक पैटर्न हो, जो ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम पे जो एक पैटर्न में हम बन चुके थे, ग्रीन रिवोल्यूशन भी एक उस टाइम की जरूरत थी, ठीक है, लेकिन उस टाइम खाद लाया गया, पेस्टिसाइड लाए गए, ठीक है, आज उतना यूज करने की जरूरत नहीं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी अलग टाइप की आ गई। जैसे जेनेटिक मॉडिफिकेशन को मैं इसलिए प्रमोट करता हूँ कि उसमें खाद या ये दवाएं ये कम लगेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस पावर, सेल्फ रेजिस्टेंस पावर के लिए ये सब फसलें बनाई जाती हैं। जैसे बीटी कॉटन में हमने बहुत तरीके से देखा है। मैंने अमेरिका में जाके जो रिसर्च लैबोरेटरीज है उन्होंने हमको दिखाया, तो मैंने वो वैसी लैबोरेटरीज भी मैंने देखी है। मोन्सेंटो नाम की कंपनी को बहुत बदनाम किया गया, लेकिन मैं उनका मैं बोला वो झगड़े वाला विषय छोड़ दीजिए, ये तुम्हारे राजनीति छोड़ दीजिए, लेकिन उनका रिसर्च क्या है वो मैंने जाके वहां पे देखा है, बहुत सारे लैब्स में मैंने गया। तो ये नए सीड्स, ये नए इसको जब तक आप एनकरेज नहीं करेंगे, ये नया सीड लाने नहीं देंगे, तब तक ये होगा नहीं। और ये कमिटी में मैंने ये देखा कि हर राज्य का क्या क्या है, किसमें क्या पोटेंशियल है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी से, अब समझो हमारा एमएसपी कैसे बनता है, हर चीज का, हर राज्य का एमएसपी में क्या डेटा आता है, मैंने ये सर्च किया। जैसे महाराष्ट्र से 4 यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के ये लोग अपना डेटा भेजते हैं कि भाई ज्वार कितने में बनती है, कपास कितने में बनता है, और समझो सोयाबीन है वो कितने में बनती है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट है जो यूनिवर्सिटी कॉस्ट निकालती है। तो हमने ये कहा कि अगर ये कॉस्ट कम आते हैं तो मैंने थोड़ा विरोध में भी कहा कि यूनिवर्सिटी ये चला के दिखाए कि जो कॉस्ट आप निकाल रहे हैं उसमें आप यूनिवर्सिटी चला सकते हैं क्या, आपकी तनख्वाह निकाल सकते हैं क्या? तो तनख्वाह अगर निकालते हैं तो फायदे का है, ऐसा समझ के आप कॉस्ट निकाल के हमको भेजिए, मतलब सीएसीपी को भेजिए। हम तो टेम्पोररी है, सीएसीपी तो परमानेंट है। तो परमानेंट एक मंत्रालय है जो इसका भाव तय करते हैं। हम तो इमरजेंसी में लाए गए हैं क्योंकि ये इसमें सही हो रहा है गलत हो रहा है इसको देखने के लिए या नया कुछ सोच डालने के लिए एक कमेटी, इमरजेंसी कमेटी मोदी साहब ने रखी है, ये सरकार ने रखी है। तो ये जो डेटा आता है वो करेक्ट है कि नहीं? जब मैंने देखा तो महाराष्ट्र का गेहूं उत्पादन खर्च जो है 17 रुपए 25 पैसा है और पंजाब का 8 रुपए 25 पैसा है। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, वहां बनना चाहिए। तो अगर 8 रुपए अगर उनको भाव दिया जाए तो कैसे बनाएंगे? तो उनको दिया जाता है 21 रुपए 25 पैसे, सबको एवरेज निकाल के, ये निकाल के। हम बोले कि भाई पंजाब को गेहूं बनाना है, गेहूं ही बनाने दो, लेने दो, उनका वाटर टेबल नीचे जाए ऊपर जाए वो छोड़ दो। एपीएमसी का मोनोपोली एक्ट खत्म कर दो, गेहूं बेच के दिखाए बाजार में। तो होगा ये कि पीडीएस अगर नहीं खरीदेगी तब पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है और कितना पानी हम डाल रहे हैं और कितना निकाल रहे हैं। कुछ भी नहीं निकलता है 8 रुपए में, तो कुछ भी नहीं मिले तो ऑटोमेटिकली दे विल चेंज द क्रॉप चेंज करेगा। और क्रॉप चेंज हो जाएगा तो ओरिजिनल पंजाब का कौन सा क्रॉप है जो आएगा, जो एमएसपी के बराबर उसको भाव मिलेगा, ये ढूंढने दो। पंजाब का किसान तो सबसे अच्छा किसान माना जाता है, जहां पे 5 नदियां आती है, तो ये एक फूड बाउल बन सकता है। लेकिन अगर एक ही पैटर्न में, एक ही चीजों में आप जाओगे और कोई परमानेंट मंडी के नाम पे परमानेंट भाव की, परमानेंट मंडी नहीं, परमानेंट भाव और परमानेंट मंडी, ये तो कंसेप्ट ही बाजार वाला कंसेप्ट है नहीं। जब ओपन मार्केट वाला है नहीं चाहिए। हाँ, किसान का
व्यापारी हित जब तक नहीं देखा जाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। मैं और एक थोड़ा इसमें ऐड करता हूं कि सभी भारत में जितने भाषाएं हैं उसमें किसान को, किसान का मतलब मुझे पता नहीं है, शेतकरी का मतलब खेत करने वाला। गुजरात में किसान को कहा जाता है खेडूत, गांव वाला। और कर्नाटक और आंध्रा तेलंगाना में कहा जाए रैत, ये जनता, रैत संघा, रैत मतलब जनता हो गई। तो केवल तमिल एक शब्द है कि व्यवसायगल संगम, व्यवसायगल बोलते हैं, व्यवसाय मतलब प्रोफेशनल। केवल तमिल किसान जो है प्रोफेशनल है, बाकी सब तो हम ऐसे ही। तो हम चाहते हैं कि तमिल शब्द के वैसा हम प्रोफेशनल बने, किसान के प्रोफेशनल हक की मांग कर रहे हैं, किसान के व्यापारी हक की मांग हम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम भीख मांग रहे हैं कि सरकार के पास जाके ये दो वो दो और हम बनाएंगे, नहीं, आपको देने की जरूरत नहीं। हमारे जो व्यापार के रास्ते हैं, हमारे जो टेक्नोलॉजी के रास्ते हैं, वो खुले कर दो, हम सब कर लेंगे। क्योंकि एक दाने का 100 दाने करने का, 1000 दाने करने का चमत्कार केवल हमारे पास है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, आप 1 किलो लोहा मुझे दे देंगे, बोलेंगे पाटिल जी आप इसका 10 किलो बना दीजिए, नहीं बना सकता मैं, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन एक कॉटन की बैग देंगे तो मैं उसके 1000 बैग बना सकता हूं। तो ये जो प्रोडक्शन वाली बात है वो यहाँ है। तो यहाँ अगर इसको लिबरेट करते हैं, तो लिबरेट करने के लिए ये समिति में जाने के बाद मैंने क्या सीखा कि मैंने ये सीखा कि हर राज्य का फसल क्या है, हर राज्य का पोटेंशियल क्या है, तो इसको क्रॉप पैटर्न चेंज में हम कैसे ला सकते हैं, और हर जगह का मंडी का मोनोपोली कैसे खत्म करना है। मंडी का मतलब सरकारी मंडी का, मंडी का ये आप बुरा मत मानिए कि मंडी मतलब सब मंडी होते, लेकिन सरकारी मंडी को मंडी कहते हैं लोग, करेक्ट, पर्टिकुलर नॉर्थ में। हम मार्केट की बात करें, हम बाजार की बात करें, तो इनका मोनोपोली है, इनको खत्म करने से अच्छा है कि कानूनन खत्म करने से अच्छा है कि भाई खत्म तो किया तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं करते हैं, समाजवाद है, सबको लेके चलना है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसकी पैरेलल व्यवस्था हो, नया मार्केट हो, जो सेबी जैसे शेयर मार्केट चला रहे वैसे उसमें कमोडिटी मार्केट को इनकरेज किया जाए, और हमारी फसलों को वर्ल्ड के लेवल में क्या भाव मिल सकता है वो कमोडिटी मार्केट बोल सकता है, फ्यूचर मार्केट बोल सकता है। फ्यूचर मार्केट में गारंटी दी जाती है, भाव की गारंटी दी जाती है, और आप उसमें हेचिंग के द्वारा किसी चीज को गारंटेड इतना प्राइस मिलना है तो मिलना ही है, कानूनन मिलना है, कानूनन गारंटी फ्यूचर मार्केट में है। आप इधर क्या इस मंडी की मार्केट की बात क्या कर रहे हैं, आप फ्यूचर मार्केट में जाके उसको सुधारिए। हमने कमोडिटी मार्केट में भी हमने कहा, मैं सेबी के साथ भी मीटिंग रखने के लिए कहा, सेक्रेटरी साहब ने कहा कि सब जाके मुंबई में जाके हम उनके साथ मीटिंग करेंगे। हम सेबी के साथ मीटिंग रखे, उनकी क्या अड़चने हैं और वेयर हाउसेस कहाँ कहाँ हैं, और पिकअप के लिए हर जगह पे मार्केट बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इस तरीके की बात एफपीओ के माध्यम से आने वाली थी। ये जो 3 कानून थे इसमें सब रिफॉर्म्स होने वाला था, एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनने वाली थी। क्योंकि समझिए 2 एकड़ का एक किसान है, टोमेटो निकाल रहा है, वो बनाएगा कितना, बेचेगा कितना, कैसे भेजेगा, मार्केट में रास्ते में सड़ जाएगा, कोई यंत्रणा है नहीं। लेकिन वो 2-2 एकड़ वाले 100 किसान बन जाते हैं, किसी किसान जाम के साथ, किसान टोमेटो केचप के साथ और कुछ जुड़ जाते हैं, उसका एक संगठन बन जाता है, फिर क्वालिटी आ जाते हैं, ग्रेडिंग आ जाती है। ये सब चीजें एफपीओ के मार्फत होने वाली थी और होगी भी, आगे चल के करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम बच नहीं सकेंगे। तो ये जो सब चीजें थी, यहाँ मुझे ये सब कानूनन देखने को मिला, और मुझे लगा कि जो शरद जोशी का सपना है, क्यों ना ये थोड़े से शुरू करे। आप पूरे तो कानून हमारे विरोध में है जो कांग्रेसी सरकार ने बनाए। ये 3 कानून बनने के कारण हमारे 6 कानून रिलीज हो रहे हैं। सीलिंग एक्ट इनडायरेक्टली रिलीज हो रहा है, क्योंकि आप कंसोलिडेट फार्मिंग में 100 एकड़ 150 एकड़ जमीन इकट्ठा करके एफपीओ बना सकते हैं। सीलिंग एक्ट में ऐसा है कि किसी मालिक को अगर बगैर पानी की जमीन है तो 54 एकड़ से ऊपर नहीं रख सकते, और पानी वाली जमीन है तो 18 एकड़ के ऊपर नहीं रख सकते। तेंदुलकर 100 रन बना सकता है, लता मंगेशकर 5000 गाने गा सकती है, लेकिन किसान वो नहीं कर सकता। अमिताभ बच्चन 100 पिक्चरें निकाल सकता है, लेकिन उसको सीलिंग, लेकिन सीलिंग हमको है। तो ये जो सीलिंग वाला कानून है, ये एफपीओ के मार्फत इनडायरेक्टली
डिसेबल हो रहा है। बिल्कुल। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट बहुत स्ट्रिक्ट है, कभी भी जब भी भाव बढ़ने लगे उसको लाओ और खत्म। हाँ, तो ये जो मोनोपोली एक्ट था, इसमें स्टॉक लिमिट उन्होंने हटा दी थी ये कानून में। तो उससे ये होता था कि हम स्टॉक लिमिट अगर रख सकते हैं तो हम बाजार के साथ बार्गेनिंग कर सकते हैं, और बार्गेनिंग के कारण हमारे भाव ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे। आप बोलेंगे कि बार्गेनिंग करोगे तो अब उसकी दादागिरी बढ़ेगी, नहीं, 6 महीने से ज्यादा कोई भी कितना भी तुरम खान रहे तो दादागिरी नहीं कर सकते, क्योंकि 6 महीने में दूसरी फसल आ जाती है, फिर गिर जाती है। बिल्कुल, ये कोई मर्सिडीज है नहीं कि मर्सिडीज बना दी और इसकी वैसे रख दी गोडाउन में डाल दी। जब तक उसकी मोनोपोली है वो चलेगी, इसकी मोनोपोली 6 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी। कोई स्टॉक करके रखा है पागल तो और मैड हो जाएगा। ये जो बातें हैं यहाँ मुझे सीखने को मिली, जो चरस जोशी के मैंने 7 महीने सीखा था, यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए चांस था। इसलिए एमएसपी कमेटी में हर राज्य को अपने अपने हिसाब से काम करने का मौका मिलेगा। मिलेट जो पंतप्रधान जी ने कहा है उसको एनकरेजमेंट के लिए हर राज्य में एक अपने अपने जो स्टेपल फूड है वो एनकरेज किए, तो उस वातावरण के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से वो फूड उसको सूट भी होता है। तो इस तरीके का जो नया रिफॉर्म्स है, और हम समझो ज्वारी में हम बहुत सारे प्रकार थे, उसकी अम्बिल बनाई जाती थी, उसकी खीर बनाई जाती थी। हम ज्वार को भूल गए, हम खीर तो बनाने लगे, चपाती बनाने लगे। अभी जब डायबिटीज का प्रॉब्लम आया तब हम ज्वारी ढूंढने लगे, पीली ज्वारी कहाँ है, बड़ी ज्वारी कहाँ है। अब तो खत्म हुए क्योंकि किसानों ने लगाना बंद कर दिया था। अभी धीरे धीरे ये सब आना चाहिए। हर राज्य का एक पोटेंशियल है, हर पोटेंशियल, ये केवल राज्य में नहीं वर्ल्ड में जाके इसकी डिमांड है। जैसे मोह बोल के एक फ्रूट आता है जो जंगल में रहता है, पहले कांग्रेस के जमाने में उसको बैन कर दिया, जिससे वाइन मतलब दारू बनती थी, अल्कोहल बनता था। वो मोह का जो फ्रूट है वो उसकी अगर विस्की बनाई जाए तो यूरोप में इतना डिमांड है कि उसकी उनकी विस्की फेल हो जाएगी। ब्रिटिशों ने विस्की के नाम पे इसको बैन कर दिया था उस टाइम, अभी तक बैन पड़ा हुआ है। हर ट्राइबल, हाँ, अब अभी दारूबंदी का कानून है, तो हर ट्राइबल जो थे, ट्राइबल इस टाइप की वाइन बनाते थे, अल्कोहल बनाते थे। ये अल्कोहल अगर प्यूरिफाई करके, मॉडिफाइड करके उनको उद्योजक बनाया जाता था तो बहुत बड़े आज मालिक, मतलब विजय माल्या बड़ा नहीं होता था, ये लोग बड़े होते थे। खोडेस बड़ा नहीं होता था, ये लोग बड़े होते थे। तो ये जो मोनोपोली एक्ट था, जो 2 ही आदमी हिंदुस्तान में बड़े बने उस जमाने में, तो ये नहीं होता था। ये टाइप का जो भी है ना रिफॉर्म, ये कमेटी के कारण ये सब मालूम हो रहा है। और ये कमेटी में भी बहुत सारे सोचने वाले लोग आ गए। और मैं जब चरस जोशी के, हम 2 शिष्य तो पट्ट शिष्य है, मैं और गुनी प्रकाश नाम के एक हरियाणा के, तो हमने बोला कि इस तरीके से हम अगर रिफॉर्म्स लाते, सब लोगों ने बोला कि ये आप जो सोच रहे एकदम सही है, और डब्ल्यूटीओ के गाइडलाइन में हम पक्का बैठते हैं और डब्ल्यूटीओ को हम डोमिनेट कर सकते हैं। डब्ल्यूटीओ में हमारी मोनोपोली हो सकते हैं, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री में हम लोग उतना नहीं कर सकते जितना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में कर सकते हैं। हम कृषि प्रधान देश वाले हैं। अगर इसको रिफॉर्म करके अगर खुला कर दिया जाए, हमको तो सब्सिडी है ही नहीं, डायरेक्ट देखा जाए तो इनडायरेक्ट हमारे ऊपर तो निगेटिव सब्सिडी है। लेकिन आप अगर सब्सिडी की मांग करते हैं डायरेक्ट सरकार से, तो डब्ल्यूटीओ का वायलेशन हो जाएगा। हमें सब्सिडी नहीं चाहिए भाई, हमको खाली मार्केट भी दिया जाए। तो हम अमेरिका को 30% सब्सिडी है, हमको तो माइनस सब्सिडी है। अगर माइनस सब्सिडी से हम 0 पे आ जाएंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, ऐसा भी हो जाएगा तो हम बड़े हो जाएंगे। इस तरीके की मांग हमने रखी है। निगेटिव सब्सिडी के बारे में भी मैंने बहुत सारे ये किए, आपको डिटेल्स एक दिन निगेटिव सब्सिडी के बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं। जरूर। तो सुमित भाई, आपके और कोई प्रश्न हो? नहीं, मेरा एक ही प्रश्न है। देखिए, जो गुणवंत भाई, हमें लगा कि मोदी जी का जो इंटेंशन था लॉज लाने का, बिल्कुल लिबरलाइजेशन की तरफ बड़ा कदम था, उसको रोक दिया गया, उसको स्कटल किया गया। क्या आपको लगता है कि राज्य लेवल पे, स्टेट लेवल पे इनको लागू किया जाए और तुरंत किया जाए जहां जहां संभव हो? बिल्कुल, ये राज्य लेवल में देखिए, एपीएमसी एक्ट जैसे महाराष्ट्र में शेतकरी संगठन के कारण उसको हमने बहुत लाइट किया। सब्जी और फ्रूट्स को एपीएमसी बाहर निकाला, तभी नासिक में अच्छा
काम चल रहा है, नहीं तो उसका मोनोपोली एक्ट था। वासी का जो मार्केट था वो पूरा हमको लूटते थे, किसानों को लूटते थे। तो ये रिफॉर्म हो गया, एपीएमसी एक्ट से उनको निकाला गया। हर जगह पे हर राज्य में किसान प्रेशर लाए कि एपीएमसी एक्ट को हटा, रहना देना है रहने दीजिए, लेकिन ओपन मार्केट में मार्केट फीस नहीं लगेगी। वो मार्केट पे जिसको लगता है कि गारंटेड प्राइस चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो सरकारी मार्केट में जाए। ये लिबरल मार्केट में खुला हमको व्यापार, हम अगर सस्ते में लेंगे तो हमारा दुकान चलेगा नहीं, वो तो महंगा ले रहा है ना, तो हम मर जाएंगे ना। मरने दो, हमको टेंशन नहीं, क्योंकि हम अपने मर्जी से मार्केट में हम कुछ गुणवत्ता दिखाएंगे, कुछ भाव ज्यादा देंगे, तभी हम उनके साथ कॉम्पीट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो प्राइवेट मंडी है वो कंपटीशन के लिए तैयार होगी, और जो सरकारी मंडी जो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, उनको जो नहीं चलते हुए उनका वेट बढ़ गया है, वो भी एक्सरसाइज करने लगेंगे, वो भी हमारे साथ दौड़ने लगेंगे। तो ये आपसे एक लास्ट सवाल है। हाँ, ये देखिए, अभी गुणवंत भाई, जो अभी परिस्थिति चल रही है, जो अभी सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन को देखते हुए जब हमें पता है कि अभी कोई भी शासन प्रशासन, कोई भी सरकार कोई कानून ला ही नहीं सकती क्योंकि पार्लियामेंट की अवधि खत्म हो गई है, तो अभी इस आंदोलन करने का मतलब ही नहीं बनता, मतलब देयर इज नो पॉइंट। क्या हो रहा है? ये एकदम इनको लगा कि ये आंदोलन किसान के हित में नहीं है, क्योंकि मांगे किसान के हित में नहीं। मैं सीधा बोलूं, अगर ये आंदोलन चल रहा है तो केवल राजनीति है, उसमें भी राजनीति है कि मोदी जी के विरोध वाली राजनीति है, सरकार के विरोध। तो अगर आपकी सोच है तो ये फेल्यूर सोच है। अभी ये दिखाना चाहते हैं कि अगर सरकार बल, अब कायदा सुव्यवस्था के लिए सरकार बल यूज करती है, वो भी उधर से ट्रैक्टर लाके कुछ तो करेंगे। ये इस टाइप का आंदोलन, अगर ये शांति से रास्ते पे बैठे हुए और सरकार अश्रुधूर चला रही है तो पूरा वर्ल्ड देखता था। ये भी विरोध कर रहा है, ये मिलिट्री के वैसा लड़ना चाह रहे हैं, एक्स मिलिट्री मैन उसमें अगर घुस के अगर ऐसा करेंगे तो शायद ये देश के विरोध में जाएगा। और पंजाब का प्रॉब्लम कुछ दूसरा है, ऐसा मुझे लग रहा है, और वो दूसरा प्रॉब्लम लेके, किसान का चेहरा लेके अगर आप ये दूसरा प्रॉब्लम हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं तो मुझे लगता है ये बहुत बुरा होगा। 84 में शायद उस टाइम में भी ऐसा हुआ था। मैंने कल परसों ही एक किताब मुंबई से, दिल्ली से लाया था, उसमें मैं देख रहा था उस टाइम क्या हुआ था। तो उस टाइम में इस टाइप का क्या हुआ था कि जिसके कारण ऐसा आंदोलन धर्म के नाम पे गया, जाति के नाम पे गया। जबकि हम चाहते हैं कि पंजाब के पहले जो ओरिजिनल फसल वाला पंजाब था वो तो पाकिस्तान में चला गया, और जो पंजाब बचा हुआ है उसको अगर ठीक से हम लोग खेती की तरफ या खेती के प्रोडक्शन के लिए या खेती के फायदे के लिए नहीं यूज करेंगे और राजनीति के लिए यूज करेंगे तो हिंदुस्तान का भविष्य ठीक नहीं रहेगा। और मुझे लगता है वहां का किसान अगर मेहनत से और बगैर सब्सिडी लिए हुए नए सोच के साथ अगर खड़ा रहता है तो पंजाब का किसान नंबर 1 था, वो नंबर 1 रहेगा। लेकिन आज इकोनॉमी के स्टेटस में देखते हैं तो पंजाब का किसान कहीं खड़ा नहीं, पूरा राज्य ही पूरा, मुझे कभी नहीं लगा था कि पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल थोड़ा सा टूरिज्म से तो कवर कर लेगा, केरल भी बुरी अवस्था में है, और बंगाल तो है ही। उसका दुर्भाग्य है कि लेफ्ट से निकल के लेफ्ट में ही गया, कोई रिफॉर्मर वहां आया ही नहीं। बहुत ही बड़ा जो बुरा लगता है, जो जहाँ पे होशियार और मेहनत करने वाले लोग वो लेफ्ट के विचार में इतने बैकवर्ड हो गए। तो ये इकोनॉमिकल रिफॉर्म में आज के कुछ राज्य बहुत बुरे स्थिति में, बिहार तो ठीक है पहले से ही वो लिस्ट में डाला गया था। तो ये 4 राज्यों जो है अगर इसको इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स में नहीं लाते या नहीं सुधरते तो पंजाब और बिहार भी कैसा है, रिसोर्सेस वाला राज्य है, उसको अगर ठीक तरह से रिफॉर्म किया जाए माइनिंग से लेके खेती तक तो बहुत बड़ा रिफॉर्म आ सकता है। मुझे ऐसा लगता है ये राजनीति हमारे फेस के नाम पे, किसान के फेस के नाम पे जो चलाई जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं, मैं विनती करता हूं कि भाई साहब आप ये मत कीजिए, आप आ जाइए, किसान के प्रॉब्लम अलग है, आपको कोई तो पीछे से कुछ तो लगा रहा है, ऐसी बुरी बातों में मत जाइए, कुछ नया सोच करके आइए। मेहनत करने वाला किसान बाकी के देशों में जाके मेहनत कर रहा है, ऐसा हम ख्याति थी, बाकी के देशों में जाके यहाँ राजनीति अगर हो रही तो ये गलत हो जाएगी। अब अमेरिका में भी टॉप के किसान पंजाबी है, ये तो मैं स्वाभिमान से कहता हूँ,
लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। एंड ऑर्डर वहां कड़क है। यहाँ अगर लॉ ऑर्डर, वहां की सब्सिडी की बात करते हैं तो वहां सब्सिडी अलग टाइप से है, क्योंकि कोई किसानियत करने के लिए तैयार है ही नहीं। 2% किसान वहां बच गए, जबरदस्ती सरकार उनको वहां पे लाती है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट और उनका प्रोडक्शन कॉस्ट जो है, तो मास प्रोडक्शन में वो लोग आगे है, नए बीज में वो लोग आगे है, इसलिए वहां फायदे में। और हमारे पास नई टेक्नोलॉजी नहीं, रिफॉर्म्स नहीं, नया मार्केट नहीं, तो हम घाटे में। सिंपल सी बात। तो बिल्कुल सही। मुझे गुणवंत भाई सुमित बस भाई आज के जी 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 सुमित भाई तो जी खत्म करते हैं। जो परिचर्चा से निष्कर्ष निकला वो ये है कि ये एक पढ़े लिखे बड़े किसान, जमीनी किसान आंदोलन में सालों से चलने वाले किसान कह रहे हैं भाई ये मुखौटा आंदोलन है। पॉइंट नंबर 1, किसानियत को न सब्सिडी चाहिए, न भीख चाहिए, न खैरात चाहिए, न किसी का रहमो करम चाहिए, न माई बाप चाहिए, हमें उर्दू लेट अस ग्रो ग्रूम एंड फ्लाई। ये निष्कर्ष निकालना मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात कि भाई हमारे पास पंख है, हमें उड़ने दो। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी स्वतंत्रता की बात है, मोबाइल आने के बाद किसी को पढ़ाना नहीं पड़ा कि कैसे मिस कॉल दे, कैसे एसएमएस भेजे। ये जब एक कान से दूसरे कान में अपनी बात डायरेक्ट जाने वाले, मुझे एक स्वतंत्रता मिलने वाली है, मिलने के बाद सब्जी बेचने वाली औरत भी मोबाइल लिए ली है। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए यहाँ हम विराम देते हैं इस बातचीत को, लेकिन ये याद रहे गुणवंत भाई कि ये बातचीत यहाँ खत्म नहीं हो रही है, सिर्फ विराम लग रहा है, ये अर्ध विराम है, क्योंकि ये बातचीत आगे जारी रहेगी। अगली बार हम नेगेटिव सब्सिडी की भी बात करेंगे और दूसरे मुद्दों पे बात करेंगे, किसानों के मुद्दों पे बात करेंगे कि दरअसल सरकार क्या एजेंडा लेकर आना चाह रही है, किसान क्या चाह रहा है, और ये आंदोलनकारी दरअसल हमारे देश के साथ करना क्या चाह रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर ये बातचीत जारी रहेगी। सुमित भाई आज के लिए धन्यवाद आपका, गुणवंत भाई आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद महेश भाई, सबको धन्यवाद।